हेलो बच्चों। इस लेक्चर में हम रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर 12 एंड 13 एटम एंड न्यूक्लियाई। जैसा कि अपना चैप्टर 12 है एटम। ओके, सो इस चैप्टर में हम बेसिकली एटम से के रिगार्डिंग जितनी भी स्टडीज़ हैं, जैसे आपका रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल हो गया, बोहर्स एटॉमिक मॉडल हो गया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हो गया, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, सो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल. According to this model, the entire positive charge and most of the mass of the atom is concentrated in a small volume called nucleus, with electrons revolving around the nucleus just as planet revolve around the sun. जैसे कि ये मॉडल ये कहता है कि जैसे सन के अराउंड हमारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं ना, वैसे यदि सन की जगह न्यूक्लियस हो और प्लैनेट्स की जगह इलेक्ट्रॉन हो, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। और बेसिकली इन्होंने बताया कि जो एटम का जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो एक छोटे से पॉइंट पे, सेंटर पे कंसंट्रेटेड रहता है, ठीक है, जिसको न्यूक्लियस कहा गया। अब ये मॉडल क्यों दिया गया था? क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट किया गया था गीगर एंड मार्सलन के द्वारा। ये रदरफोर्ड के दो स्कॉलर थे, गीगर एंड मार्सलन। तो उन्होंने देखो ये ऐसा सेटअप है, ये सेटअप लिया था जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ था सोर्स ऑफ एल्फा पार्टिकल, चारों तरफ ऐसे एक सिलेंड्रिकल वो थी स्क्रीन जिंक सल्फाइड की। ओके, और बीच में एक यहाँ पर ली गई थी गोल्ड फॉइल, ये वाली गोल्ड फॉइल है जैसा कि लिखा हुआ है गोल्ड फॉइल। और यहाँ पर पूरा वैक्यूम चैम्बर है। यहाँ से सोर्स भी देखो इसने मेंशन कर रखा है, रेड एक्टिव एलिमेंट है 83 बिस्मथ 214, ये याद रखना है आपको। यहाँ से लगातार ये अल्फा पार्टिकल्स निकालेगा। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? 2He4। हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है उसको अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। थिन फॉइल ऑफ हाईली मेलिएबल हैवी मेटल गोल्ड वॉज यूज एज टारगेट। गोल्ड को इसलिए यूज में लिया गया था क्योंकि हाईली मेलिएबल है, बहुत थिन सीड्स बना सकते हो आप, ठीक है। डिटेक्टर है जिंक सल्फाइड का। ऑब्जर्वेशंस क्या थे वो देखिए। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड रफली इन ए स्ट्रेट लाइन विदाउट डेविएशन, कि बिना किसी डेविएशन के मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल तो सीधे निकल जाते हैं, बहुत मतलब ऐसे सीधे निकल जाते हैं, जैसे गोल्ड फॉइल हो तो ऐसे सीधे निकल जाते हैं, बिल्कुल बहुत ही नेग्लिजिबल डिफरेंस के साथ, 1 डिग्री, हाफ डिग्री, 2 डिग्री, इतना कोई डेविएशन आता है। फिर है कि वेरी स्मॉल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पर डिफ्लेक्टेड 1 आउट ऑफ 8000, कि 8000 में से कोई एक है जो 10 डिग्री 20 डिग्री पर जाता है, ठीक है। और बहुत ही लगभग 15,000 में से या फिर 20,000 के अंदर में से एक वो बाउंस बैक हुआ था, टकरा के वापस आया था, ठीक है। कंक्लूजन क्या थे वो देखिए। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज मोस्टली, क्योंकि आप सीधे जा रहे हैं इसका मतलब क्या है भाई, मैक्सिमम जैसे आपने मान लो 10,000 अल्फा पार्टिकल फेंके, उनमें से 9,898 तो सीधे चले गए, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट तो खाली है, कि मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है? एम्प्टी है। ओनली 0.14% स्कैटर्ड मोर देन 1 डिग्री। मतलब क्या है कि 0.14 का मतलब सिंपल से इतना है कि आप जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना 100 से, ठीक है, तो बहुत ही कम, कि 100 में से 0.14, 100 में से 0.14 पार्टिकल ही 1 डिग्री से ज़्यादा डिफ्लेक्ट होते हैं। एक्सपेरिमेंट सजेस्टेड दैट ऑल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आर टुगेदर एट वन लोकेशन सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जन्मदाता यही है, रदरफोर्ड ही। न्यूक्लियस की डिस्कवरी यहीं से हुई थी, ठीक है, कि मोस्ट ऑफ द अल्फा मतलब जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर पे रहता है। एक इन्होंने ये बताया कि एक ये भी बताया था कि एटम का जो मोस्ट ऑफ द मास है ना 99.99%, वो सेंटर पे होता है। थर्ड, साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज कैलकुलेटेड टू बी अबाउट 10⁻15। ये न्यूक्लियस की साइज है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। साइज ऑफ 1 एटम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻10 मीटर, ये एटम की साइज है। अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्ट्री देखिए, इसमें 2-3 डेफिनेशन आएंगे। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इम्पैक्ट पैरामीटर, ये रहा इम्पैक्ट पैरामीटर। देखो जैसे ये टारगेट न्यूक्लियस है आपका, ठीक है, टारगेट न्यूक्लियस है, फॉर एग्जांपल गोल्ड है, जेड इसका कितना आता है? 79 पे आता है। तो अब यहाँ से अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं ऐसे, देखो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं, ये तो बाउंस बैक होके आ गया वापस, क्योंकि ये सीधा बिल्कुल हेड टू हेड ऑन कोलिजन वैसे हुआ था। जो बहुत दूर वाले वो सीधे निकल जाएंगे,
ये पास में आएगा थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होगा, देखो ये और पास में आएगा और ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो गया, और पास में आएगा और ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो गया, ऐसे ऐसे। मतलब आप जैसे जैसे न्यूक्लियस के पास आते जाएंगे वैसे वैसे डिफ्लेक्शन बढ़ता जाएगा, यानी आपका एंगल बढ़ता जाएगा। सो ये है क्या, इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन अल्फा पार्टिकल एंड सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई बी। मतलब क्या है कि जैसे इस वाले की बात करें, देखो ये ऐसे आया यहाँ से, और सॉरी ये वाली लाइन, ये वाली जैसे डिफ्लेक्ट होकर इसे चला गया, ठीक है। अच्छा डायरेक्शन क्या थी, इंसिडेंट डायरेक्शन ये थी ना, ये इस तरीके से थी। तो अब इनके बीच की वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन अल्फा पार्टिकल, जिस डायरेक्शन में डाला था, एंड सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, ये जो सेंटर है न्यूक्लियस का ये वाला लाइन। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतनी वाली आएगी, ये जो डिस्टेंस आएगी ना इतनी, ये है इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है। जैसा कि देखो यहाँ रिप्रेजेंट भी कर रखा है इसने। जैसे मान लो कि, जैसे मैं फिर से बता देता हूँ, ये न्यूक्लियस है, तो ये तो सेंटर वाली लाइन हो गई। आपने अल्फा पार्टिकल को ऐसे डाला, उसको इधर जाना चाहिए था लेकिन वो गया ऐसे। अब ये जो लाइन थी ये, इसको बोलते हैं बेटा इम्पैक्ट पैरामीटर। सेंटर वाला लाइन और जो आपने रेड डाली, मतलब अल्फा पार्टिकल डाला है, उसके बीच की लेंथ, परपेंडिकुलर लेंथ, ओके। अब देखो आगे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। होता क्या है कि जब अल्फा पार्टिकल यहाँ आता है तो धीरे धीरे रिपल्सन की वजह से, अल्फा पॉजिटिव है न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है, तो रिपल्सन बढ़ता जाता है, तो एक पॉइंट पे आके रुक जाएगा, फिर वापस पीछे की तरफ आएगा। तो वही है कि मिनिमम कितनी डिस्टेंस पे गया था। मान लो जैसे ये न्यूक्लियस है, यहाँ तक गया और ऐसे घूम के वापस आ गया, तो इसको बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसको आर नोट से या डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन वही है कि जैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो रिवॉल्व करने के लिए भाई सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहे हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। वो कहाँ से आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स mv² होता है, कौन देगा। हाइड्रोजन एटम की बात करें तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में लगने वाला कूलम्ब फोर्स देगा, K(Q1Q2)/r²। तो सिंपल ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, और यहाँ से आर की वैल्यू देखो ये आ गई E²/4πε0mv², ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी होगी, हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जैसे एक नेगेटिव है इसलिए K(Q1Q2)/r, तो Q1 क्या है -E, Q1 क्या है -E, और Q2 क्या है +E। तो ये देखो -E × E, -E² आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब ये इस पे जाने की ज़रूरत नहीं है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा दो टाइप का होता है, एक एमिशन होता है, एक एब्जॉर्प्शन होता है। एमिशन का मतलब हाई से लो में आना, एब्जॉर्प्शन लो से हाई पे जाना। तो ये इसकी कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस दे रखी हैं इसने, इसको बाद में देखते हैं भी एक बार। अब है लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। लिमिटेशंस क्या हैं कि भाई ये स्टेबिलिटी को शो नहीं कर पाया, इसके अकॉर्डिंग तो जो इलेक्ट्रॉन वो रिवॉल्व करता करता धीरे 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 न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द एनर्जी स्पेक्ट्रम। इसके बाद आएगा बोहर्स मॉडल एंड पोस्टुलेट्स। बोहर्स मॉडल ये क्या कहता है, ये 3 पोस्टुलेट देगा। पहला ये देगा कि भाई इलेक्ट्रॉन उन्हीं सर्टेन ऑर्बिट्स में, सर्टेन स्टेबल, ये वर्ड जरूर लिख के आना, सर्टेन, उन्हीं सर्टेन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा, ठीक है, जिनका एंगुलर मोमेंटम NH/2π होता है। फर्स्ट ये था इसका कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है और हर एक स्टेट एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और वही जो मतलब उसको सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा वो कहाँ से आएगा, कूलम्ब फोर्स से मिल जाएगा। थर्ड ये है कि वो एक ऑर्बिट पर रिवॉल्व करता करता एनर्जी को रेडिएट नहीं करता, जब वो हाई से लो में आता है, लो से हाई में जाएगा, यानी जब वो ऑर्बिट को चेंज करेगा तब एनर्जी को रेडिएट करेगा। ये 3 याद करने हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कि आपका ये, एक तो ये आपका ये हो गया कि एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से एंगुलर मोमेंटम आएगा mv/rn, ये थर्ड है, ये सेकंड है, और वो फर्स्ट ऊपर लिखा हुआ है। कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन में क्या करना है, कुछ नहीं करना। आपका पहला फॉर्मूला तो ये आएगा कि mv²/r कौन देगा इसको, कूलम्ब फोर्स देगा, Fc। कूलम्ब फोर्स क्या है यहाँ पर, K(Q1Q2)/r²। तो Q1 तो E है, Q2 क्या है Z(E)/r²। तो सिंपल से KZE²/r² आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे,
ये तो वेलोसिटी निकाली है इसने, देखो। हालांकि मैंने करवाया था आपको क्लास में, तो उस तरीके से हो जाएगा ये, ठीक है। इसे कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ इसमें रेडियस का फॉर्मूला ये आता है, ये इंपॉर्टेंट है, एन स्क्वायर अपॉन एम एच अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर, इसको ए नॉट माना जाता है जब एन की वैल्यू 1 होती है ग्राउंड स्टेट के लिए। इसको बोर रेडियस बोलते हैं, और इसकी वैल्यू आती है बेटा, ये याद करके जानी है, 0.529 एंगस्ट्रॉम, 0.53 एंगस्ट्रॉम। एनर्जी कैसे आएगी? एनर्जी निकली जाती है इसमें, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके लिमिटेशंस क्या हैं? बोर्स मॉडल इज ऑफ हाइड्रोजेनिक एटम्स, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होता है। इट डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन मॉडल्स, ये मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए काम नहीं करता। आगे है कि अब देखो की फॉर्मूलाज दे रखे हैं, रेडियस ऑफ ऑर्बिट दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, पोटेंशियल दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है, एनर्जी दे रखी है, सारे याद करने हैं न्यूमेरिकल्स के लिए। टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, स्पेक्ट्रल सीरीज देखिए, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता है तो वो कुछ सीरीज़ बनाता है, जैसे वो 3 से, अब इसमें यही है कि सबसे पहले लाइमन पढ़नी चाहिए, बामर सबसे पहले दी गई थी इसलिए बामर का नंबर है, वैसे लाइमन पढ़ो, लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट फुंड। लाइमन सीरीज तब बनती है जब 2 से 1 में, 3 से 1 में, 4 से 1 में, इस तरीके से ट्रांजिशन हो। अल्ट्रावायलेट रेंज में आता है ये, 1/λ इक्वल्स टू R 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, मतलब इस तरीके से याद करोगे। R ये जहाँ के रुक रहा है उसका स्क्वायर है, 1/ni स्क्वायर, ये फाइनल है। ऐसे इनिशियल जहाँ से आएगा, फाइनल जहाँ के रुकेगा। जैसे लाइमन है तो NF की वैल्यू 1 हो जाएगी, बामर है तो NF की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और ये जो NI है ना वो NF से एक ज़्यादा लेके चलना है। जैसे देख लो, कन्फर्म देख लो, यदि यहाँ 1 है तो यहाँ 2 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 से स्टार्ट हो रहा है, देख। तो लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट फुंड, ये सारी इंफ्रारेड में आती हैं, ये भी याद करना, ये विजिबल रेंज में आती है। रिलेशन बिटवीन स्पीड, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड इट्स रेडियस विद रिस्पेक्ट टू ऑर्बिटल नंबर n, ये सारे वही फॉर्मूलाज हैं, ओके। इसके बाद है न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई में देखिए, स्टार्टिंग में तो आपको यही पढ़ना है, वही ZX है, ZXA, Z इज़ द एटॉमिक नंबर, X इज़ द एलिमेंट, A इज़ द मास नंबर। तो ये मास नंबर जो होता है ये होता है Z प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आइसोबार्स क्या होते हैं? सेम नंबर ऑफ मास नंबर सेम रहेगा इसमें। आइसोटॉन्स सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन नंबर सेम होगा इसमें। तो P फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर या Z, एटॉमिक नंबर Z। N आ जाए तो न्यूट्रॉन कर लेना। साइज ऑफ द न्यूक्लियस, R इक्वल्स टू R0 की पावर 1/3, याद करना है R0 की वैल्यू 1.2 × 10 की पावर -15 मीटर, ठीक है। तो बेसिकली वो इस 12 और जो 13 और 12 और 13 चैप्टर, इसमें रटने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, सिंपल मतलब फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा हैं। मास डिफेक्ट क्या होता है? मास डिफेक्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जैसे एक प्रोटॉन और जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, जब वो इंडिपेंडेंट या फ्री स्टेट में होते हैं तो उनका मास थोड़ा सा ज़्यादा होता है जब वो न्यूक्लियस बना लेंगे। इसका मतलब मास गया कहाँ? मास वो एनर्जी की फॉर्म में रिलीज हो गया और उससे फिर बाइंडिंग एनर्जी बनेगी। अभी जो मास का डिफरेंस है, मास डिफेक्ट क्या है? मास डिफरेंस डेल्टा है, कि Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, ये तो प्रोटॉन का हो गया, ये A माइनस जेड क्या है? न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन का हो गया टोटल। तो Z इंटू MP प्लस A माइनस जेड इंटू Mn, ये तो टोटल आ गया, माइनस कैपिटल M। मान लो आपके पास Z प्रोटॉन है तो सबका मास हो गया ZMP, आपके पास N न्यूट्रॉन है तो N इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, इसमें से क्या माइनस करोगे? न्यूक्लियस का मास, वो क्या आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा, ये लो। और जब आप इसको C² से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी, तो डेल्टा M इंटू C², ओके बेटा। और ये ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या कहता है कि मान लो कि जैसे कोई भी आपके पास यूरेनियम, मान लो कि 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी बाइंडिंग एनर्जी है,
तो भाई वो ये पूछेगा कि सिंगल न्यूक्लियन की कितनी है, न्यूक्लियन मतलब सिंगल प्रोटॉन न्यूट्रॉन की। तो उसके लिए फिर किससे डिवाइड करेंगे, ए से। यानी जब आप बाइंडिंग एनर्जी को मास नंबर से डिवाइड कर देते हो तो वो आ जाता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इस ए बी अपॉन ए का और मास नंबर का ग्राफ बनाया हुआ है, ध्यान से ऑब्जर्व करो। देखो हाइड्रोजन ये 1s2 1s3 फिर 2He4 देखो यहाँ चला गया, ठीक है। ये आपका लिथियम आ गया, ये कार्बन, ये नाइट्रोजन। ध्यान से देखो, हीलियम का ज़्यादा है, लिथियम का कम है, कार्बन का ज़्यादा है, नाइट्रोजन का कम है और ऑक्सीजन का। तो हीलियम कॉमा कार्बन और ऑक्सीजन इनका ज़्यादा होता है अपने नेबर वालों से। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या होता है कि जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं वो इवन पेयर्स के अंदर होते हैं, और जो इवन होते हैं ना वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। सबसे ज़्यादा होती है आयरन की 56 की, और वो अप्रोक्स 8.7 या 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है। 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा में आएगा, 10⁻6 में आएगा ये ग्राफ अच्छे से याद करके जाना है। ओके, इसके बाद ये देखो कुछ कीवर्ड्स, इसको पढ़ लेना। ये कुछ इसके अजम्पशंस हैं इस ग्राफ से निकले हुए। इसलिए बता रहा है कि 30 से लेकर 200 के बीच में जो कर्व है वो फ्लैट है, मतलब सबकी बाइंडिंग एनर्जी अप्रोक्स देखो 30 से लेके मास नंबर 30, यहाँ ये 25 आएगा, ये 30 आएगा, तो यहाँ से लेके और कितना है अप्रोक्स 200 यहाँ तक। देखो ये लाइन इससे फ्लैट सी है। फिर है कि ये 30 से कम और 170 से ज़्यादा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज क्वाइट लो एंड रिमेंड कांस्टेंट। मतलब क्या है, बाइंडिंग एनर्जी थोड़ी सी कम है, मतलब वो लेस स्टेबल है। इफ ए न्यूक्लियस ऑफ लोअर बाइंडिंग एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हायर बाइंडिंग एनर्जी देन एनर्जी इज रिलीज्ड। देयर आर टू मेथड्स ऑफ कन्वर्टिंग लोअर बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियॉन्स इनटू हायर। ठीक है, कि लो से हाई में जाना है, क्योंकि सभी स्टेबल होना चाहते हैं, तो ये वाले जुड़ के जाएंगे और ये वाले टूट के आएंगे। तो जब ये जुड़ के जाएंगे तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन होगा और ये आएगा न्यूक्लियर फिजन। ओके, सो इसलिए कह रहा हूँ ये कर्व जिसको अच्छे से क्लियर है उसको चैप्टर क्लियर है पूरा, ठीक है। इसके देखो अब न्यूक्लियर फिजन देखो, फिजन क्या है, जिसमें हैवी न्यूक्लियर टूट के मिडिल पार्ट पे आता है। देखो जैसे 92 यूरेनियम ये उसमें होती है न्यूक्लियर रिएक्टर में। एक न्यूट्रॉन का सिंबल होता है 0 और 1, ये हिट करवाया गया तो ये बन गया 236। उसके बाद बेरियम 144 और क्रिप्टॉन 89 टूट जाते हैं, साथ में 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, साथ में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है। ये बेटा अच्छे से याद होना चाहिए, रिएक्शन बहुत ज़रूरी है, अच्छे से कवर कर लेना इसको। फ्यूज़न क्या है, जिसमें 2 हल्के न्यूक्लियस जुड़ के एक बड़ा न्यूक्लियन क्रिएट करेंगे। जैसे सन के अंदर होती है, स्टार्स में ये प्रोसेस होती है। तो हाइड्रोजन मिलते हैं और ड्यूटेरियम बनाते हैं, साथ में पॉजिट्रॉन बनता है, न्यूट्रिनो। 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है। एनसीईआरटी में 3-4 रिएक्शन दे रखी हैं, वो अच्छे से चारों के चारों रिएक्शन पढ़ के जाना। न्यूक्लियर फोर्स क्या है, एक ऐसा फोर्स जो नेचर में सबसे स्ट्रॉन्ग है लेकिन एक छोटी सी रेंज के अंदर, ठीक है। दिस हाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन काउंटर्स द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड बाइंड बोथ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनटू द टाइनी न्यूक्लियर वॉल्यूम। बेसिकली इसका जो नेचर है वो रिपल्सिव भी होता है, अट्रैक्टिव भी होता है। बेसिकली पहले अट्रैक्टिव होता है, लेकिन एक लिमिट के बाद जब न्यूक्लियन जैसे ये न्यूक्लियन है प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन है, जब ये पास में आना स्टार्ट करते हैं तो एक लिमिट के बाद जब ये ऐसे आ जाते हैं तो फिर रिपल्सिव हो जाता है। न्यूक्लियर फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन द कूलॉम फोर्स एक्टिंग बिटवीन द चार्जेस एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन शॉर्ट रेंज फोर्स है। तो ये क्या होता है, देखो शॉर्ट रेंज फोर्स है, शॉर्ट रेंज है, चार्ज इंडिपेंडेंट है, स्पिन पे डिपेंड करता है, स्पिन डिपेंडेंट है। शॉर्ट रेंज है, चार्ज इंडिपेंडेंट है, स्पिन डिपेंडेंट है। सैचुरेशन प्रॉपर्टी का मतलब है कि पास वाले न्यूक्लियन ही इंटरेक्ट करते हैं, कि जैसे ये न्यूक्लियन दूर वाले से इंटरेक्ट नहीं करेगा, तभी तो बाइंडिंग एनर्जी लगभग कांस्टेंट है। ये कुछ फॉर्मूलाज देखो, आर नोट का आ गया, डेल्टा एम का आ गया, बाइंडिंग एनर्जी का आ गया, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ गया, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही।
मतलब इस वीडियो में इतना ही करेंगे, 2 लेक्चर। इसके बाद मैं कुछ और बना के भेजूँगा आपको, रिवाइज़ कर लेना अच्छे से। थैंक यू वेरी मच।